हेलो एवरीवन, चलिए आगे देखते हैं। और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, और ये जो पैराग्राफ है ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है, 3 क्वेश्चन के लिए दे रखा है। चलिए देखिए क्या लिखा है। कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक पीसवाइज फंक्शन हमें दे रखा है, एक पीसवाइज फंक्शन दे रखा है ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 से 0 के लिए लेना है। फिर अगला एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि 0 से 1 के लिए लेना है, और x माइनस वन का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 ये लेना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, ये फंक्शन हमें दे रखा है। फिर लिखा है वन मोर फंक्शन g इज डिफाइंड सच दैट g ऑफ fx इज इक्वल टू x, g ऑफ fx इक्वल टू x फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड f ऑफ gx इज इक्वल टू x फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, ये हमको दे रखा है। और ये 3 क्वेश्चन पूछ रखे, जैसे कि रेंज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ gx। फिर इसी तरीके से इसमें डोमेन पूछा है, एंड लास्ट वाले में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू gx हमसे पूछा है। चलिए, तो पहले तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीजों को देखो जरा, है ना, इसको और इसको। जब भी अपन को f ऑफ gx इज इक्वल टू x मिले, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है f एंड g क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे, है ना। f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे, है ना, हाँ दोनों लाइन पे हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ऐसा लिखा है ना, तो भी क्या होगा, फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा। हाँ, आपको सोचो सर ये क्या दे रखा है, तो ये अपन को दे रखा है कि कहां से कहां तक उस फंक्शन के लिए x वेरी करेगा। चलिए, तो अगर ग्राफ बना सके तो ग्राफ बना देता है। ठीक है, जैसे ये -1 से इंफिनिटी तक जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो पूरा ग्राफ ही अपन यहाँ पे एक बार बना के देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और -1 से लेना है तो इधर तो यहाँ से काम चल जाएगा, -1 0 1। ठीक है, -1 से 0 में इसका ग्राफ बनाना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, ये सभी को पता होगा, ये एक सर्कल आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, एक सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 1 होगा, मगर y पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, जैसे पूरा सर्कल बनाएंगे तब तो ऐसा जाएगा। ठीक, मगर y पॉजिटिव होगा तो केवल ऊपर वाला सर्कल लेंगे ना, नीचे वाला नहीं आएगा। अच्छा, रूट है y इक्वल टू में एक रूट दे रखा है, रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -1 से 0 में बनाना है खाली, है ना, -1 से 0 में क्या आएगा, सर्कल आएगा, मतलब एक क्वार्टर सर्कल आ जाएगा ना, एक सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, हाँ, अगर -1 से 1 में बनाना हो तो ये पूरा आ जाता है इतना। ठीक है, बट अपन को केवल -1 से 0 तक में बनाना है ना। अब 0 से 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है कुछ ऐसे है, जहां पे 1 होगा, ये 0 होगा, और ये हमको बनाना है 0 से 1 के बीच में, है ना। तो 0 से 1 तक, 1 पर इसका वैल्यू निकाल लेना है, 2 आएगा, मतलब इतना ग्राफ बनाना है केवल। ठीक है, इतना ग्राफ बनाना है 1 से 0 से 1 के बीच में। तो ये वैल्यू 1 है, 1 पर 2 आ जाएगा, कहने का मतलब यहाँ, तो इधर ऐसे पैराबोला आ जाएगा ये। ठीक है, ये सेमी सर्कल था, ये पैराबोला है ना, ऐसा कुछ। चलिए, फिर 1 से बड़े के लिए ये बनाना है, हाँ, ये क्या है ये भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 2। ठीक है, तो ये भी देखा जाएगा, तो एक प्रकार से पैराबोला आएगा, है ना। और इस पैराबोला के लिए अपन वैल्यू निकाल के पता कर लेते हैं। 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला आएगा, तो बस यहाँ से अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा, है ना।
यहाँ से एक अपवर्ड पैराबोला हमको मिल जाएगा। और आगे वैल्यू निकालना तो वो भी निकाल के देख सकते हैं, जैसे कि 3 पे वैल्यू निकाल लो इसका। अगर मैं x3 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4/4 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 पे 3 आ जाएगा। 2 पे भी निकाल सकते थे बट मैंने 3 पे निकाल लिया क्योंकि थोड़ा इजी सा वैल्यू आ रहा है। 3 पर 3 आएगा ना, 3 पे 3 आ रहा है। चलिए इधर ही अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो बना ये बना y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आ गया, 3 पर 3 आ गया और अपवर्ड पैराबोला आ गया। ठीक, ये वाला पॉइंट 1 पर है ना, ये वाला पॉइंट 1 पर है, ये वाला पॉइंट 3 पर है ना। कोई दिक्कत? चलिए ना, हाँ इसमें मैं डी भी कर देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अभी सब सही चल रहा है ना, डी कर दिया। हाँ भाई, तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आ गया हमारे पास, जिससे हमें डोमेन भी पता लग रहा है, रेंज भी पता लग रहा है। अच्छा एक मिनट, ये जो है ये रुकेगा नहीं है ना, ये आगे ऐसे अप टू इन्फिनिटी आता जाएगा। मतलब 3 तो मैंने लिया था, इधर कोई 3 पर रोका नहीं है यार, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक, चलिए अभी अच्छा इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाता है? अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आ जाए तो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है? मालूम है किसी को? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मालूम हो तो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं पता होगा सभी को। जैसे देखिएगा है, अच्छा इतना मालूम होगा सभी को कि वो जो ग्राफ होते हैं दोनों वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का और ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, तो अब एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? तो ये देखो ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है उसके अबाउट हमें उसका मिरर इमेज लेना होता है, ठीक है, या उसके अबाउट सिमेट्रिक बना लेना होता है, तो हमें एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स खींच सकते हैं, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स खींच लेते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा वो -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पर 1, ठीक है ना, 1 पर 1। इसका वैल्यू कितना आ रहा था? 1 पर 2 आ रहा था ना, 1 पर 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है। 1 पर वैल्यू कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। थोड़ा ठीक से ग्राफ कर दिया। ठीक है, 3 पर 3 आ रहा है ना, मतलब ये मिल जाएगा। 1 पर 1 मतलब यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा, ठीक। इनको ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर के पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसा। अब y इज इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है ना, y इज इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है उसको थोड़ा डिफरेंट कलर से बना लिया है ना। अब ये जो पॉइंट है ये 3 पे 3 आएगा ना, इधर 3 पर टच करेगा, ये यहाँ पे टच करेगा ये ग्राफ, ठीक है। मान के चल रहा था अभी है ना, इतना भी कोई एक्सैक्टली बनाना जरूरी नहीं है, अपन उसके बिना भी बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमने बना लिया। अब इनवर्स का कैसे बनाएंगे? तो इनवर्स का ग्राफ बस इसके अबाउट सिमेट्रिक बना डालो है ना। जैसे इधर ग्राफ ऐसा आया तो इधर ग्राफ ऐसा आएगा है ना। हम क्या करने जा रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन जो है उसके अबाउट सिमेट्रिक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 1 पर वैल्यू 2 था तो इधर उल्टा हो जाएगा, 2 पर 1 आ जाएगा है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा है ना, मतलब ये इधर ऊपर मुड़ रहा था तो ये इधर नीचे मुड़ेगा ऐसे है ना। और 2 के बाद ये पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से है ना। तो ये जो येलो कलर से बना है ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एफ इनवर्स। अच्छा ये तीनों 3 पर टच करेंगे ना, 3 पर टच करेंगे, थोड़ा लग नहीं रहा बट ठीक है ना, समझदार है। ये
ये हो गया y इक्वल टू f इनवर्स x का ग्राफ, ऊपर वाला जो था वो था y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, और ये जो है ये था y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x। ठीक, चलिए तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है ना, ग्राफ से बहुत सारी चीजें अपन को पता लग जाती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा डोमेन रेंज लिख डालो, चलो एक काम करते हैं, पहले एफ एक्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। अब एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से इंफिनिटी, ठीक है ना, और एफ इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, तो एफ इनवर्स कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, 0 से इंफिनिटी। उम्मीद है ग्राफ देख के सभी को डोमेन रेंज लिखते आता होगा। हाँ रेंज और देख लो, एफ एक्स का रेंज मतलब वाइट वाला, तो रेंज मतलब y का वैल्यू -1 से इंफिनिटी मिल रहा है ना, -1 से इंफिनिटी, और f इनवर्स x का रेंज, तो जो f इनवर्स x है उसका रेंज कितना आ रहा है, वो -1 से इंफिनिटी आ रहा है, और सॉरी f का रेंज क्या था, 0 से इंफिनिटी है, सॉरी f का रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी, और f इनवर्स का रेंज है -1 से इंफिनिटी। अच्छा समझदार भी थे, डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाता है ये भी जानते हैं पर है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते थे, इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं थी डोमेन रेंज में, है ना। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाता है ना, ग्राफ बना लिया, डोमेन रेंज आ गया। नाउ रेंज हमको चाहिए किस फंक्शन का, रेंज चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ gx, ठीक है, इस फंक्शन का रेंज पूछा है हमसे। तो पहली बात तो f ऑफ gx तो x है, ये हमको गिवन था, तो क्वेश्चन बचा इतना, ठीक है ना, f ऑफ gx जो था वो x है गिवन है क्वेश्चन में, ये नोट भी कर रखा है मैंने, ठीक है, तो वो तो x बन गया, तो क्वेश्चन बचा इतना। नाउ इसका रेंज निकाल लो, f ऑफ fx का रेंज, ठीक है ना, f ऑफ fx का रेंज, तो पहले तो fx का रेंज बताओ क्या था, पीछे वाले मिल जाएगा। हाँ भाई fx का जो रेंज है वो है 0 से इंफिनिटी, है ना, fx का जो रेंज है वो है 0 से इंफिनिटी, तो f ऑफ fx का रेंज क्या होगा, कहने का मतलब ये कि अगर किसी फंक्शन के अंदर 0 से इंफिनिटी रखा जाए तो f का वैल्यू क्या आएगा, तो वो अगेन अपन को ग्राफ से मिल जाएगा, वो अगेन हमको ग्राफ से मिल जाएगा। अगर मैं 0 से इंफिनिटी में देखूं, मतलब मैं 0 से इंफिनिटी में देखूं तो f का ये वाला ग्राफ कंसीडर करना पड़ेगा, 0 से इंफिनिटी अगर मैं लूं तो f का ये ग्राफ कंसीडर करना पड़ेगा जिसका रेंज 1 से इंफिनिटी जाएगा, ठीक है ना, तो इस टाइम पर इसका रेंज क्या हो गया 1 से इंफिनिटी। तो बस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यही है ना, अब 1 से इंफिनिटी होगा, चेक कर लीजिएगा, है ना, थर्ड ऑप्शन सही, 14 का थर्ड ऑप्शन सही। चलिए 15 वाले में डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ fx, ठीक है ना, डोमेन की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा अब डोमेन में क्या होगा, बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, डोमेन के लिए बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, पहले ये डिफाइन होना चाहिए, फिर ये डिफाइन होना चाहिए, फिर ये डिफाइन होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं। हाँ भाई सबसे पहले तो मुझे बताओ कि g डिफाइन कब होगा, उसके अंदर वाला कैसा होना चाहिए, है ना, g ऑफ fx, ये कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो भाई हम जानते हैं कि g जो है वो इनवर्स फंक्शन था, है ना, f और g एक दूसरे के इनवर्स है, अपन पहले बोल चुके। तो g अगर इनवर्स फंक्शन था तो g डिफाइन कब होगा, g डिफाइन कब होगा मतलब उसका डोमेन, अच्छा f इनवर्स x को ही gx बोल रहे हैं, तो जो इसका डोमेन था वो था 0 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब ये वाला पार्ट क्या हो 0 से इंफिनिटी, ठीक। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि g का वैल्यू 0 से इंफिनिटी होना चाहिए,
तो जीरो से इन्फिनिटी होने के लिए ये अंदर वाला क्या होना चाहिए फिर, जी का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी मिले इसके लिए उसका इनपुट क्या होना चाहिए ना, अंदर वाला मतलब उसका इनपुट क्या होना चाहिए, जीरो से इन्फिनिटी होना चाहिए, उसके लिए अंदर इनपुट क्या जाना चाहिए। तो मुझे बताओ जी वाला का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी कब आएगा, देखो जीरो से इन्फिनिटी यहां से मिलेगा ना, येलो मतलब येलो कलर वाला ग्राफ है हमारा जी का। तो अगर देखो जीरो से इन्फिनिटी चाहिए मतलब इतना ग्राफ लेना पड़ेगा, और इसके लिए इनपुट मतलब एक्स कितना है, 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमें इसका वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी चाहिए तो इसके अंदर वाला क्या होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर ये 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए तो इसके अंदर वाला क्या होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब g का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी कब आएगा, तो g का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तब आएगा जब मैं यहां से ग्राफ को आगे कंसीडर करूं, मतलब कहां से, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। मतलब उसके लिए हमें ऐसा लेना पड़ेगा 2 से इन्फिनिटी। अब फिर वही fx 2 से इन्फिनिटी कब होगा, तो fx का वैल्यू अब ये वाला fx 2 से इन्फिनिटी कब होगा, जब यहां से ग्राफ कंसीडर करा जाए, देखो यहां पे 2 मिल रहा है ऊपर वाला, तो ये कब आ रहा है, 1 से आ रहा है, मतलब ये होना चाहिए 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर x ऐसा लेते हो तो fx ऐसा आएगा, g ऑफ fx ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, तब जाकर ये फंक्शन क्या होगा हमारा, डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो इस टाइम पर जो है क्या आ रहा है अपना आंसर, 1 से इन्फिनिटी आ रहा है ना। कहां पे दे रखा है, अगेन थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। अब एक बार चेक कर लेंगे, वैसे तो जो कर रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है। चलिए फिर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू gx। तो अगेन ग्राफ से पता लग जाएगा fx और gx बराबर कहां पर आ रहे थे। आओ क्वेश्चन नंबर 16 में fx इक्वल टू gx कहां पर हो रहा है, चेक करो जरा। तो fx इक्वल टू gx केवल एक ही पॉइंट पर हो रहा था, एंड दैट इज x इक्वल टू 3, ठीक है ना। और कहीं पर भी fx और gx इक्वल नहीं हो रहे थे, है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, ऑप्शन सेकंड। अब इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ग्राफ से ही पता लग गया, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला पैराग्राफ, और ये 17, 18, 19 के लिए दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 के लिए चलिए देखिएगा। अब लिखा है कंसीडर fx इक्वल टू, कंसीडर fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6। अच्छा, ब्रैकेट को ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है इसलिए मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज हम इसको सिंपल ब्रैकेट मान के चलेंगे। हाँ लिखा है भैया ना, लिखा है भैया, डिब्बा डिनोट्स, है ना, ब्रैकेट बोलते हैं, डिब्बा बोल सकते हैं, डिनोट्स लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अल्फा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा बहुत सॉल्व करना आता होगा कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर पार्ट है तो उसको अपन अलग से निकाल सकते हैं बाहर। हाँ, माइनस का 6 बाहर आएगा। चलिए gx क्या लिखा है, gx लिखा है 3kx² प्लस 2x प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3k, ठीक है, ऐसे देगा। और ब्रैकेट डिनोट्स लार्जेस्ट इंटीजर। अब फिर सेट ए दे रखा है, सेट ए है उन x का सेट जिसके लिए fx क्या हो, इक्वल टू 0, और k जो है वो लिख रखा है बिलोंग्स टू इंटरवल a कोमा b, ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b। तो लेट सेट a है x की उन वैल्यूज का सेट जिसके लिए fx 0। अच्छा, fx 0 कहां पे होगा वो निकाल सकते हैं। For which every element of set A satisfies the inequality gx greater than or equal to 0।
अच्छा पहले तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्व कर लो ताकि सेट ए क्या होगा ये पता लग जाए। हाँ भाई एफ एक्स को जीरो रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, उम्मीद है सभी को सॉल्व करना आता होगा। तो ये आ गया माइनस 2 और दूसरा हो गया 3, बीच में और होता है ना। चलिए तो यहाँ पे इतना आ गया। तो यहाँ से होगा x क्या होगा, x हो जाएगा -2 से -1 पे ओपन ब्रैकेट और इधर से कितना आ गया 3 से 4। ठीक है 3 से 4। चलिए तो ये तो x आ गया और इन्हीं वैल्यूज का सेट क्या होगा, सेट a होगा, क्योंकि जिसके लिए f(x) 0 हो उन्हीं वैल्यूज का सेट a बोला जा रहा है। ठीक, अच्छा k तो निकालना है, मतलब k जो है वो इंटरवल है, k जो है वो इंटरवल है फॉर विच every element of set A satisfies the inequality gx greater than or equal to 0। चलिए तो a और b के लिए अपन को पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, gx greater than or equal to 0 और ये होना चाहिए फॉर ऑल ये वाली सारी वैल्यूज -2 से -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 3 से 4। अच्छा और इसको सॉल्व करके जो k आएगा दैट इज क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को k मिलेगा और जो k मिलेगा उसको ऐसे कुछ लेके चलना है। देन अपन से शायद a और b के बारे में ही कुछ पूछा होगा। देखो सेट a तो ऑलरेडी पता लग चुका है ना, सेट a ऑलरेडी पता लग चुका है। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए 18th वाले में देखो a और b मिल जाए तो आ जाएगा और इधर से देखो k पता लग जाए तो आ जाएगा। चलिए तो देखो gx क्या दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो 3kx² प्लस 2x प्लस 4 इंटू 1 - 3k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है ना, इन सभी वैल्यूज के लिए ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्राफ की भी हेल्प ले सकते हैं और k तो मालूम है नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका ग्राफ ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा। ये तब आएगा जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, या आएगा जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। k पे डिपेंड कर रहा है ना लीडिंग कोएफिशिएंट। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव तो पता नहीं है और ऑप्शन में तो इनका डिफरेंस पूछा था उससे भी आइडिया नहीं लगेगा। 6b - 3 है ना, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या कोई रूट समझ आ रहा है क्या? मतलब एक ऐसा x जिसके लिए ये 0 हो, मतलब जिसके लिए ये k पे डिपेंड ना कर रहा हो। हाँ भाई दिख गया, x इक्वल टू 2 पे चेक करना जरा लेफ्ट साइड। x इक्वल टू 2 अगर मैं रखता हूं तो ये बनेगा 12k प्लस सॉरी 2 पे नहीं हो रहा है, -2 पर आएगा ना, -2 पर 12k -4 प्लस 4 -12, ये देखो ये 0 हो गया। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका -2 तो एक रूट है, k कुछ भी हो जाए लेकिन -2 तो इसका रूट है। तो कहने का मतलब ये, मतलब मैं देखो लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में पता था नहीं तो मुझे दोनों केस कंसीडर करना पड़ेंगे। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। चलिए तो पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। अच्छा 0 भी कंसीडर करना पड़ेगा ना, एक काम करो तुम पहले 0 ही ले लो। क्या मैं k 0 ले सकता हूं? तो अगर k 0 लेता हूं तो आ जाएगा 2x। अगर मैं k 0 लेता हूं तो आ जाएगा 2x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो ये आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2।
तो हाँ, जिसके लिए सेटिस्फाई कराना है उसके लिए -2 आ रहा है, मतलब k को 0 ले सकता है, k 0 ले सकता है। ठीक, चलिए फिर k को पॉजिटिव लेता है। अगर k पॉजिटिव लेते हैं तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आएगा, ठीक है ना, अपवर्ड पैराबोला आएगा बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। और -2 तो इसका रूट है, ठीक है ना, -2 तो रूट है, मतलब ग्राफ इसको कट जरूर करेगा। और एक रियल रूट है तो दूसरा भी रियल ही होगा, मतलब ग्राफ इसको 2 बार कट करेगा ही करेगा। अच्छा, 2 बार क्या मतलब हो सकता है दोनों रूट इक्वल हो जाए, मतलब ग्राफ ऐसा हो जाएगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसे कट करते हुए जाएगा, ठीक है, मतलब -2 पे ये क्या करेगा, या तो ऐसे टच करते हुए चला जाएगा या फिर ऐसे कट करेगा 2 बार, ठीक है ना, दोनों हो सकता है। चलिए तो देखते हैं। अच्छा, अब अपन तो कंडीशन वही ले लेते हैं जो अपन को चाहिए, भाई ये सब के लिए क्या मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए ना, -2 से -1। अच्छा, अब देखो -2 यहाँ है, ठीक है ना, -2 यहाँ है तो -1 यहाँ होगा, 3 और 4 भी यहाँ होगा। और इनके लिए ये जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इनके लिए ग्राफ क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा, कैसा होगा देखना, -2 पे तो एक तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, एक ऐसे हो जाएगा, मतलब d = 0 हो जाए। और -2 तो रूट हो गई होगा, उसके लिए कोई कंडीशन अपन को लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पहले चेक कर ले कि हाँ -2 तो रूट है। या फिर ऐसा हो जाए ना, या फिर ऐसा हो जाए, ताकि -2, -1, 3, 4 इन सब के लिए ये इनइक्वालिटी क्या हो, सेटिस्फाई, ठीक है ना, इन सब के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो। तो अब ये कैसे होगा, देखो अगर ऐसा है तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये यहाँ पे होगी, या फिर ऐसा है तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ होगी, मतलब जो -b/2 है, ठीक है ना, -b/2 है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। अच्छा, ये जानते हो ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन ही होता है x = -b/2, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, और d क्या ले सकते हैं अपन, d = 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, ऐसा। तो ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर लो, है ना, ये दोनों कंडीशन सॉल्व कर लो, अपन को ये मिल जाएगा। चलिए देखते हैं तो अगले में, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और -b/2 है लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक। चलिए तो यहाँ पे d इसका निकालना है ना, ये रहा अपने पास फंक्शन एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। फंक्शन था 3kx² + 2x * 4 + 4 * 1 - 3k, ठीक है, ये fx था, fx बोल सकते हैं अपन इसको, ना fx ना थी, gx था, gx ही बोल देते हैं भाई। चलिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए कंडीशन लगाती, तो d निकाल लो जरा, क्या आ जाएगा, v² - 4ac c कितना आ जाएगा, 4 * 1 - 3k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4 तो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 12 के बचेगा, 12 के कैसे मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस का 36k²। क्या आ गया, 6k - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो हमेशा ही होगा, 6k - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए ये वाली कंडीशन, अब b कितना है, b है 2 और a कितना है, 2 * 3a, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हाँ, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो ये साइन पलट जाएगा ना, बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान ही नहीं रखता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, और k अपन क्या कर रहे हैं, ये कौन सा केस लिया था जिसमें k पॉजिटिव हो, तो अगर k पॉजिटिव है तो इसको इधर ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो k क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1/6 आ जाएगा, ठीक है, k क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई होगा, इसके लिए तो टेंशन ही नहीं है। वैसे सॉल्व करने की जरूरत है, जब -2 एक रूट था
तो 100% डी क्या होगा, या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब या तो एक रूट आएंगे या दो आएंगे। ठीक है बट फिर भी सॉल्व करिए। चलिए केस 2 की बात करते हैं। के नेगेटिव ले लेते हैं। अगर के नेगेटिव लेते हैं तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला आएगा और ये -2 पे तो कट करेगा ही करेगा, और -1 3 4 है ना, इन सब के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए। तो या तो ऐसा आ जाए या फिर ऐसा आ जाए। ठीक है, और आगे तक कट करिए। कहने का मतलब ये कि -2 पे तो कट करेगा ही करेगा, इसके लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं, और डी के लिए भी अब जरूरत नहीं। मैंने देखो यहाँ भी लगाई थी तो ऑलवेज ही आ रहा है। ठीक है, फिर से लगाओगे डी ग्रेटर देन 0 तो हाँ वो तो आएगा ही आएगा। तो बस यहाँ पर ये बोल देना कि जो दूसरा रूट है वो या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। ठीक है ना, दूसरा रूट जो आएगा वो या तो 4 होगा या उससे बड़ा आएगा, या फिर यूं बोल दो 4 पर जो वैल्यू आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो इस टाइम पर बस एक ही कंडीशन लगेगी, g ऑफ 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, g ऑफ 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए तो सॉल्व कर ले। 4 रख दो इसमें, तो 48 के x की जगह 4 रखा प्लस 8 प्लस 4 माइनस 12 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आ गया 36 के प्लस 12, तो 12 को उधर भेज दिया है ना, -12 हो जाएगा। हाँ तो के क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/3। तो इस वैल्यू और इस वैल्यू का यूनियन ले लो, तो हेंस के कितना आ गया, -1/3 से 1/6 आ गया। और क्वेश्चन वाले ने इसी इंटरवल को ऐसा बोला था, क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तो देखो a पता लग गया, b पता लग गया। a का वैल्यू है -1/3, b का वैल्यू है 1/6, है ना। तो a आ गया, b आ गया, तो बस इसका वैल्यू आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना। कर लेंगे ना सभी अब, है ना, मैं ना कर रहा। चलिए 19 वाले में देखना क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला इफ k इज इक्वल टू a, है ना, और a का वैल्यू कितना मिला है -1/3, और g a से b दे रखा है। मतलब अगर g को मैं ऐसे डिफाइन करूं, सेट a से सेट b, जिसमें ये कहलाएगा डोमेन और ये कहलाएगा कोडोमेन, है ना, मालूम होगा सभी को। एंड फंक्शन इज ऑन टू, अच्छा ऑन टू है तो कोडोमेन भी क्या होगा, रेंज होगा। मतलब सेट b निकालना है, मतलब रेंज निकालना है ना। तो अगर k का वैल्यू -1/3 ले लूं, है ना, जो कि यहाँ पे रख देते हैं, फंक्शन था हमारा 3kx², gx क्या था 3kx² प्लस 2x प्लस माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3k। एक बार चेक कर लेते हैं, बीच में प्लस था ये नहीं यहाँ। चलिए 2x, तो k का वैल्यू क्या लेना है, -1/3, तो हो जाएगा -x² प्लस 2x, और -1/3 लेके तो हो जाएगा 2 और 4, 2 4 सा 8। अब ये रखा है। और अगर ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है ना, अच्छा a से b में डिफाइन कर रखा है ना, डिफाइन भी कहां से कहां किया, a से b में। मतलब सेट a क्या था वो अपन को मालूम है ना, सेट a क्या है वो हमें मालूम है। सेट a क्या था, ये था -2 से -1 यूनियन 3 से 4। तो अगर सेट a ऐसा है, मतलब डोमेन ऐसा है, मतलब x ऐसा है, तो gx क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना, gx क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए तो अलग अलग ले लेते हैं, पहले इसके लिए ले लो फिर इसके लिए ले लो, और यही सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा gx को जरूर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं, है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, 3x - 1 होल स्क्वायर बनेगा, और इधर आ जाएगा 9 - 1 8। तो gx जो है वो हमारा ऐसा है ना। तो अगर x ऐसा है तो x - 1 क्या होगा, दोनों के लिए एक साथ सॉल्व कर सकते हैं।
अगर x ऐसा है तो x -1 क्या होगा, तो हो जाएगा -3 से -2 यूनियन 1 घटा रहा है ना, तो हो जाएगा 2 से 3। ठीक, देन x -1 का होल स्क्वायर, तो देखो इनका स्क्वायर करो या इनका स्क्वायर करो, 4 से 9 आएगा, इसमें 4 पर ओपन 9 पर क्लोज, देन माइनस, तो हो जाएगा -9 से -4। ठीक है, और फिर 9 ऐड कर दो, हाँ भाई, तो 9 ऐड करा, 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 से 5। ठीक है ना, 9 ऐड करा तो आ गया 0 से 5। चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्लियर, 0 से 5 है ना, सही तो आ रहा है ना, ओपन क्लोज भी सही आ रहा है, एकदम परफेक्ट है ना। चलिए ठीक, चलिए तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुई है ना। अगले हम करेंगे एक्सरसाइज 3, जिसमें मोर देन 1 वाले क्वेश्चंस मिलेंगे।